नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट। और आज 2 अक्टूबर है। देश की 2 महान हस्तियों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। दोनों महान हस्तियों के व्यक्तित्वों को केंद्र में रखकर बात करेंगे भारत को लेकर उनके विचारों की। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वहीं देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ग्राम आधारित देश की परिकल्पना की। लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के विचारों पर चले और ग्राम आधारित व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। जी हाँ, बात करेंगे 3 विशेषज्ञ मेहमानों से। नीरा शास्त्री, पुत्रवधू शास्त्री जी की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद बर्धन जी, इतिहासकार, हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है अनिल जोशी जी, साहित्यकार का। बड़ा दिन है नीरा जी, आपके लिए, हमारे लिए और पूरे देश के लिए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज पूरा देश गांधी जी की जयंती के साथ मना रहा है। अभी हम देख रहे थे तस्वीरें, आप जब पहुंची थी लाल बहादुर शास्त्री जी की को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और वहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम विशिष्ट जन जो है वहाँ पर गए थे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। क्या कुछ विचार आता है आपके मन में इस दिन? विचार यही आता है कि बाबूजी ने जो विरासत छोड़ी है, जो सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी और आदर्श जो उनके रहे हैं, आज भी लोग बहुत प्यार और श्रद्धा से, आदर से उनको देखते हैं और जो कहते हैं उसको तो सुन करके हम लोग कह नहीं सकते कि क्या फील होता है। बाबूजी जिसको बिल्कुल भगवान का दर्जा दे करके लोग बात करते हैं एकदम, कि ऐसी दिव्य आत्माएं जो देश को आती हैं तो कुछ बहुत बड़ा, बहुत कम समय में बहुत बड़ा देकर देश को गई हैं। तो इस चीज का जिक्र बार बार होता है कि कम समय में उन्होंने हरित क्रांति का बीज बोया, श्वेत क्रांति का बीज बोया, और जो उन्होंने इतने कम समय में देश को दिया, जय जवान जय किसान का नारा दे करके जवानों को बुलंद किया, किसानों को बुलंद किया। जो हमारा 62 में हौसला पस्त हो गया था, वो हौसला शास्त्री जी ने पाकिस्तान की लड़ाई जीत करके दोबारा सेना को दिया और सेना के लिए 25% अपना बजट एलोकेट किया। तो ये सब चीजें जो है कि किस प्रकार से ये कृषि प्रधान देश है, देश में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए देश को आगे ले जाने के लिए, उसको वो बहुत गहराई से समझते थे। और एक जन साधारण के लिए जो उन्होंने किया, तो आज की देश की जनता, हम कहीं भी चले जाएं, जिस श्रद्धा से, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कोई किसी की बहुत डिफिकल्ट कश्मीर की पोस्टिंग होती है या कहीं आतंकवादी एरिया में पोस्टिंग होती है, तो वो पहले सैनिक देश का समाधि पे बाबूजी के जाता है और कहता है कि मैं वहां जा रहा हूं। जी, आनंद बर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतिहासकार हैं। आनंद जी, हम लोग जानते हैं कि जिन जो है स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी ने किया, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। क्या आप देखते हैं कि शास्त्री जी के जीवन पर गांधी जी के जीवन का बहुत गहरा असर था, बहुत प्रभावित थे क्या शास्त्री जी गांधी जी से? जी, देखिए, गांधी जी के व्यक्तित्व और शास्त्री जी के व्यक्तित्व में कुछ आधारिक और सैद्धांतिक संबंध है जी। एक सबसे बड़ा जो दोनों में चारित्रिक अनुबंध दिखता है, वह अनुबंध जो है अहिंसात्मक आंदोलन की विरासत की है। अहिंसा के प्रति जो उन दोनों की एक दृष्टि है, उसमें आत्यंतिक समानता का भाव दिखाई पड़ता है। यदि खादी आंदोलन की बात करें तो चरखा आंदोलन, ग्रामोद्योग और आप एक कह सकते हैं स्वराज्य प्राप्ति में राष्ट्रीय कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका के संदर्भ में भी दोनों में
बहुत आपको समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन एक पार्थक्य भी है, उसकी ओर भी हमें जाना चाहिए। और वो पार्थक्य किस प्रकार से दिखता है? गांधी जी की अपनी आश्रम पद्धति और राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्धता का एक विराट इतिहास है, किंतु लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व का जो सबसे एक मधुरमय पक्ष है और ओजस्वी पक्ष भी है, यह जय जवान और जय किसान का निनाद जो है, तुमुल निनाद है, ये राष्ट्रीय नाद है। इसके पार्श्व में एक बड़ी विराट संचेतना है और उस संचेतना को समझने की आवश्यक है कि भारत एक सैन्य शक्ति के रूप में जब राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में अवतरित हो चुका है, तो लाल बहादुर शास्त्री पहले राजनेता हैं जिन्होंने सैनिक शक्ति की दृढ़ता और पैक्स इंडिकाना की बात की है। द पावर ऑफ इंडिया, द मिलिट्री प्रोवेस ऑफ इंडिया विल बी फेल्ट बाय द वर्ल्ड। तो यह वो एक चरम बिंदु है जहां लाल बहादुर शास्त्री का जो व्यक्तित्व है वह मुझे बहुत बड़ा और बहुत विराट दिखाई पड़ता है। और हो सकता है ये मेरी अपनी वैयक्तिक समझ हो, लेकिन मैं इस वैयक्तिक समझ को इस पटल पे अवश्य रखना चाहता हूं। जी अनिल जी, अगर गांधी जी की बात करें, उन्होंने जो है विदेशों में बहुत समय बिताया और उनके जो है जीवन पर जो है वहाँ का असर भी नज़र आता था। बाद में वो भारत वापस लौटे 1915 में, और 1915 में लौटने के बाद जब उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, तब उन पर कहीं ना कहीं ग्रामीण रंग जो है चढ़ गया था। लेकिन अगर बात करें शास्त्री जी की, शास्त्री जी तो गांव में ही पले बड़े, वहीं पर उनकी पढ़ाई हुई। उनके अंदर गांव पहले से ही समाहित था, इसलिए वो गांव को लेकर जो है बहुत जो है संजीदा थे, और उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई देश के विकास की प्रधानमंत्री के रूप में, हमेशा उन योजनाओं के केंद्र में गांव रहे। जी बिल्कुल ठीक कहा प्रतिबिंब जी आपने कि गांधी जी और शास्त्री जी, हम दोनों को ही अगर इस दृष्टि में देखें, बल्कि मैं कल एक कार्यक्रम में था जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में जो उनका भाषण था वो काफ़ी विचारणीय भाषण इस नाते से था कि उन्होंने भी स्वदेशी के महत्व को रेखांकित किया। तो ये जो स्वदेशी है, जो ग्रामीण व्यवस्था है, जो कृषि की बात अभी हम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया। हम देखते हैं कि जब ऐसा लग रहा था कि अब उद्योगीकरण का समय है, अब आधुनिकता का समय है, अब बड़े उद्योगों का समय है, ऐसे समय में गांधी जी ने तो अपना लोक स्वराज की जो संकल्पना है, जो स्वदेशी की संकल्पना है, वो आज़ादी के आंदोलन के प्रारंभ में 1905 में ही उनकी पुस्तक आई थी, और उसके बाद वो इस संकल्पना पर काम किया। और इस संकल्पना को मूर्त रूप देने में, यानी कि किसान, जो कि उस समय तक भारत की जो अर्थव्यवस्था की 80% जो है वो आय वो खेती से आती थी, लेकिन उसके बाद भी किसान उपेक्षित था। तो उस नाते से उसको बिल्कुल केंद्र में जय जवान जय किसान का जो नारा था, और फिर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, हमारे यहाँ हरित क्रांति होती है, तो उसके मूल में शास्त्री जी थे। तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी के जो दिए हुए सूत्र थे, उसी को मूर्त रूप देने में शास्त्री जी का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा। नीरज जी, कहीं ना कहीं शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो कार्य रहा उसके संबंध में तो जानकारी मिलती है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उनका क्या योगदान रहा उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। क्या उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए? पाठ्यक्रमों में बाकायदा उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। जैसा कि बता रहे थे कि बाबूजी जो थे वो गांधी जी के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे, और अपनी पढ़ाई छोड़ करके वो गांधी जी के आंदोलन में कूद गए थे। और जिस प्रकार से उन्होंने कठिन जीवन व्यतीत किया, जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी एक बच्ची को भी खो दिया, क्योंकि
उनको पैरोल पे उसको जाने के देखने का नहीं मिल रहा था और ना उनको सपोर्ट करने के लिए अलाउ कर रहे थे। तो इस प्रकार की घटनाएं भी हुई, बहुत गरीबी में, बहुत कठिनाइयों में, जिनको शब्दों में कहा नहीं जा सकता और बहुत ही डिफिकल्ट है उसकी कल्पना करना भी। उस प्रकार की परिस्थिति में उन्होंने देश की सेवा की सत्य निष्ठा से। तो किस प्रकार की विल चाहिए होगी, किस प्रकार की हिम्मत चाहिए होगी इस प्रकार का जो है देश सेवा में लगने के लिए, देश को सपोर्ट करने के लिए। और जो कार्य हाथ में लिया आजादी का, उसमें लग करके सभी को साथ लेके गांधी जी के आदर्शों पे चलने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और हर जगह इस बात को कहा जाता है कि बाबूजी ने अपना पूरा योगदान दिया था कि कैसे घर छोड़कर, एक मेरे ख्याल से एक तरीके का इंस्पिरेशन है शास्त्री जी, जो लोगों को आज भी प्रभावित करता है। आज भी लोगों के मन में ये रहता है कि अपना शास्त्री जी ने जिस प्रकार से किया, हमें भी उसी प्रकार से करना चाहिए। तो बाबूजी का आजादी के संदर्भ में और अम्मा जी के रोल को भी कम नहीं कहा जाता, क्योंकि अम्मा जी ने जिस प्रकार का सपोर्ट किया, तो उसी से बाबूजी इस तरह से काम कर पाए। चाहे बच्चों को कठिनाइयां देखनी पड़ी, चाहे खुद को कठिनाइयां देखनी पड़ी, तो भूखे रह करके हिम्मत से, चाहे बच्चे बीमार थे, चाहे माता जी बहुत कमजोर हो गई थी, तो एक बार अम्मा जी को कहा उन्होंने कि आप दूध पी लिया करिए। जब वो जेल में मिलने के लिए गई, तो अम्मा जी ने एक छोटा सा ग्लास बनवा करके एक गुड़िया का, उससे दूध पिया करती थी, क्योंकि इतना पैसा तो था नहीं कि जा करके दूध मंगाया जाए और रोज दूध पिया जाए। तो इस प्रकार के बहुत ही कठिन समय को देखते हुए देश के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ना एक बहुत बड़ा, और उसके बाद तो देश के लिए कुर्बान हो गए। ये तो सभी जानते हैं कि ताशकंद से जब वो लौट करके नहीं आए, तो एक तरह से वो देश के, बहुत लोगों ने कहा भी था कि आप जा रहे हैं तो वहां से लौटने की संभावना नहीं बनती है, और ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो इस सब विषय को रखा गया था, पर बाबूजी ने जो है, आनंद जी, यहाँ पर बात चल रही है उनके व्यक्तित्व की, दृढ़ता की, और शायद 1965 में पाकिस्तान से गलती हो गई। उन्होंने सोचा कि एक छोटे से कद का, बहुत ही सरल स्वभाव का, नम्र स्वभाव का एक व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री है भारत का, ये एक आसान मौका है भारत को जो है पराजित करने का, क्योंकि 1962 का जो है दंश हम लोग झेल चुके थे। लेकिन वहीं से ही उनका विराट व्यक्तित्व जो है सामने आया, और कहीं ना कहीं वही विराट व्यक्तित्व आज तक हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहा है। उसके बाद हमारी सेनाओं को और ज़्यादा संगठित किया गया, मजबूत बनाया गया। हम लोगों ने आत्मनिर्भरता, जिसकी बात आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, खाद्यान्नों के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में हम लोग जो है आत्मनिर्भर बनने की और जो है अग्रसर हुए। तो एक विराट व्यक्तित्व के मालिक थे शास्त्री जी। निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व में जो समन्वय दिखता है कुछ तत्वों का, इसको बहुत हम स्पष्टता के साथ रखना भी चाहते हैं, और ये देश के मानस को भी समझ भी आना चाहिए। दो बातें थी। एक बात कि 1962 युद्ध के बाद भारत अपनी आत्मशक्ति और आत्मसम्मान, ये दो बिंदुओं पर सैन्य दृष्टिकोण से कहीं न कहीं ये मान चुका था कि जो 62 की पराजय है वो एक अपमान का दंश है, और वो हमारे देह यष्टि में एक विष के रूप में काम कर रहा था। ये देश के सम्मान और सेना की आत्मदृढ़ता में एक राजनीतिक मोड़ आया है। आप इसको यदि समझेंगे तो 62 से 65 के युद्ध बीच में युद्धास्त्रों की कोई बहुत बड़ी खरीद नहीं किया गया है, लेकिन वही सेना एक दृढ़ प्रधानमंत्री और उनकी जो आत्मशक्ति है उससे अभिप्रेरित होती है, और वो बलिदान की जो भावना है राष्ट्र के लिए,
वो कितना उग्रतर और तीव्रतर हो जाती है। शास्त्री जी का एक छाया चित्र है जिसमें वो टैंक और सेना के जवानों के मध्य हैं, वो सेना के शिविर तक जाते हैं, वो सेना के जवान से सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के समक्ष जिस भावना को भी व्यक्त करते हैं, वह 1965 युद्ध में भारत की जो आत्मशक्ति है और कालांतर की भारत सैन्य शक्ति की जो नियति है, निर्मिति है, उसका वो निर्धारक बिंदु बनता है। और प्रधानमंत्री तो वस्तुतः एक अभिप्रेरक तत्व होता है, वो राष्ट्र की संचालनी शक्ति और निर्मित शक्ति का केंद्र बिंदु होता है। तो एक पार्थक्य आपको दिखाई पड़ेगा। 1962 में भारत वायु क्षेत्र में ताकतवर था और उस आक्रमण से निर्णायक परिवर्तन हो सकते थे, लेकिन आप शास्त्री जी को देखिए, परिसीमित स्तर पर युद्ध की जगह उन्होंने एक शक्तिपूर्ण और सशक्त युद्ध का निर्णय लिया। और भारतीय सेना ने, वायुसेना ने, स्थल सेना ने जिस तरीके का समन्वित आक्रमण किया, उसके पीछे सेना की जो अधिकार शक्ति थी उसके साथ शास्त्री जी की प्रेरणा जुड़ी हुई थी। और दूसरा बिंदु है कि हम बड़े औद्योगिक क्रांति की ओर भी बढ़ रहे थे और हरित क्रांति की ओर भी बढ़ रहे थे। दुग्ध क्षेत्र में हमें क्रांति करनी थी। ये कार्यकाल एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत छोटा कार्यकाल था, लेकिन उसमें अपने सिद्धांत और राष्ट्रीय विकास की नई धारा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आ रही थी, उस सबके साथ भी शास्त्री जी ने एक संतुलन बैठाया और औद्योगिकृत जो भारत बने उसके लिए भी उनकी तत्परता उतनी ही गहरी थी जितनी कि हरित क्रांति के लिए थी। अनिल जी, आप लंबे समय तक विदेशों में रहे हैं, आप लंदन में रहे, लंदन में जो है लंबे समय तक गांधी जी रहे, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, अपनी वकालत की पढ़ाई की और बाहर जो है गांधी जी के विचारों को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से माना जाता है? क्या गांधी जो है परिचायक बन चुके हैं भारत के, उनका कद जो है इतना विराट है, इस संदर्भ में आप कुछ प्रकाश डालना चाहें तो? प्रतिबिंब जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे को ब्रिटेन में भी जिस मकान में गांधी जी जिस समय लॉ पढ़ रहे थे, रहते थे, उसमें उसको देखने का अवसर मिला। और गांधी जी का जो ब्रिटेन में प्रवास रहा, उसको जानने का मौका मिला। दक्षिण अफ्रीका में तो हम जानते ही हैं कि किस तरह से दक्षिणी अफ्रीका वाले कहते हैं कि आपने गांधी को भेजा था और हमने महात्मा बनाकर आपको वापस किया। तो गांधी जी का जो चरित्र इवॉल्व हुआ एक महात्मा गांधी के रूप में, उसमें दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों का, वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह की संकल्पना, वहीं पर आश्रम की संकल्पना उन्होंने की। अभी मैं फिजी में जब था 2015 से 2019 के बीच में, तो उस समय भी बहुत बड़े स्तर पर 150 वर्ष मनाए गए थे। और गांधी जी का जो प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वो वहां पर उसके आधार पर एक कार्यक्रम किया गया। वहां पर जो भारतीयों को और गांधी जी के ऊपर के परंपरा पर चलने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। उस कार्यक्रम में वहां के राष्ट्रपति ने कहा, फिजी के राष्ट्रपति ने, कि हमें अगर कोई दुनिया में सबसे इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स लगते हैं, प्रेरक व्यक्तित्व लगते हैं, तो महात्मा गांधी है। उन्होंने केवल देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए इतना कुछ किया कि आज भी जब हम दुनिया में देखते हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, इसराइल और गाजा में लड़ाई है, और भी सारी दुनिया एक बड़ा एक युद्ध क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होता रहता है। दुनिया कह रही है कि तीसरे विश्व युद्ध की छाया दिखाई दे रही है। ऐसे में इतनी आस्था पूर्वक अहिंसा के पथ पर चलना गांधी जी का, और दुनिया को वास्तव में, अगर अभी शांति के पुरस्कारों की बात कर रही है, तो शायद दुनिया में शांति के लिए किसी और ने इतना कुछ नहीं किया होगा जितना महात्मा गांधी ने किया। और उसके कारण से भारत का एक बहुत बड़ा परिचय जो सारी दुनिया में है, वो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये एक बहुत बड़ा परिचय के रूप में सारी दुनिया भारत को जानती है। और दोनों ने विश्व में शांति का, मानवता का, मनुष्यता का,
पारस्परिक भाईचारे का, और जिसको अभी प्रधानमंत्री जी ने G20 में वसुधैव कुटुंबकम कहा, इन आदर्शों को दुनिया भर में रखने में इन लोगों का बड़ा योगदान। आनंद जी, अगर बात करें, हमने जिक्र किया कि 1965 के युद्ध में किस प्रकार से हल्का आंकड़ा था पाकिस्तान और दृढ़ता का परिचय देकर उसी सेना के बल पर जिस सेना ने 1962 में चीन से युद्ध लड़ा था और हमें पराजय का सामना करना पड़ा था, 3 साल के भीतर इतना परिवर्तन कर दिया और 1965 का युद्ध जो है हम लोग जीत गए। यहाँ पर इस विचार पर जो है, क्या आपको शास्त्री जी और गांधी जी में थोड़ा सा भेद नजर आता है? क्योंकि गांधी जी तो मानते थे कि हमारा कोई शत्रु ही नहीं है या शत्रु होना ही नहीं चाहिए, तो सेना की आवश्यकता क्या है। ये बात और है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीयों से कहा था कि बड़ी संख्या में जो है वो ब्रिटिश फौज में भर्ती हों, क्योंकि उनको उस वक्त लग रहा था कि शायद ऐसा करके अगर ब्रिटिश जो है ये दूसरा विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। इस क्षेत्र में, इस धरातल पर आप क्या दोनों को अलग पाते हैं? आपको मैं पहले इस बड़े ही विशिष्ट प्रश्न के लिए धन्यवाद देता हूं। देखिए, 1962 के युद्ध में भारत को कोई सैनिक पराजय नहीं मिली, वो राजनीतिक पराजय थी। यदि राजनीतिक गलती से कोई घटना घटती है तो उसके लिए आप सेना को उत्तरदायी नहीं मान सकते और उसको सैनिक पराजय मान भी नहीं सकते। देखिए, रेजांगला का युद्ध एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सेना ने जिस शक्ति का वहां परिचय दिया था वो सब जगह संभव था, और इसलिए हम कह सकते हैं कि उसको हम एक अपनी राजनीतिक भूल माने। वह राजनीतिक भूल एक विभ्रम पैदा कर दी थी कि भारतीय सेना युद्ध नहीं जीत सकती है। तो शास्त्री जी ने उस भूल को न केवल सुधार किया, सेना को एक अवसर भी मिला और सेना को प्रेरणा भी मिली। तो चाहे वो अमेरिकन टैंक का प्रश्न हो या पाकिस्तान ने अपने को 65 तक किस रूप में मजबूत किया और किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति थी, उस सबको सेना ने बिखेर कर दिखाया कि आत्मोत्सर्ग किस तरीके से विजय का कारण बनता है। एक बिंदु यह है। दूसरी बात यह है, गांधी जी बहुत प्रयोगधर्मी थे। गांधी जी सिद्धांत और प्रयोग का समवाय भी करते थे जीवन में। गांधी जी ने खुद कहा है कि अहिंसा, हिंसा और कायरता में यदि उनको कोई चुनना होगा तो वो हिंसा को चुनेंगे। राष्ट्र के रक्षार्थ जो युद्ध अवश्यम भावी है उसमें गांधी जी शायद कहीं पीछे नहीं हटते, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पे गांधी जी के स्वतंत्र विचार थे और गांधी जी कहीं ना कहीं मानते थे कि यदि भारत की निर्धारित भूमि में कोई आक्रमण, अत्याक्रमण, अतिक्रमण हो रहा है तो उसमें भारतीय सेना को दृढ़ता के साथ आना चाहिए। अब बात रही 1914 की विभीषिका का, तो एक दो बातें हमें जानना चाहिए कि गांधी जी जो जुलू वार था और बोर वार था, उस समय खुद कुछ प्रयोगवाद से गुजर रहे थे। और ये ठीक है कि वो घायल सैनिकों की सेवा में थे, लेकिन वो सेना तो युद्ध कर रही थी जिसकी सेवा में वो गए थे। सेवा भाव का एक पक्ष है, लेकिन वो सेना और सैनिक युद्ध को प्रत्यक्षतः देखते थे, जानते थे, उसका उनके पास अनुभव भी था। जब वो आए 15 में तो गुजरात में उन्होंने ये प्रचार किया कि जैसे पंजाब में आज के हरियाणा क्षेत्र में लोग सेना के साथ हैं, उस प्रकार का साथ होना चाहिए। उसका एक कारण भी है जिसको राजनीतिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो भारत का जो पहला संघर्ष है वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होकर डोमिनियन स्टेटस है, स्वराज है। और वो स्वराज मिलेगा कहां से? स्वराज का तात्पर्य जो है भारत में भारतीयों का शासन, लेकिन वह शासन में संप्रभुता का बिंदु परम बिंदु नहीं है, क्योंकि राजनीतिक विकास के अपने चरण रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता की जो धारा में प्रतिबद्धता बनी है पूर्ण स्वतंत्रता की, वो कालांतर में बनी है। तो प्रथम चरण में जो जरूरी था वह था सेल्फ गवर्नेंस, और इसीलिए गांधी जी तो आमतौर पे मानते थे कि शत्रु भी यदि संकट में हो तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि शत्रु को भी संकट की स्थिति में उसको संकट से निकलने के लिए उसका सहयोग करना चाहिए। तो ये एक
पृथक प्रकार का राजनीतिक दर्शन था और समय की आवश्यकता थी। लेकिन यदि गांधी जी भी शास्त्री जी की जगह होते, यदि हम परिकल्पना में ऐसा बांधे, तो निश्चित रूप से उन्होंने आत्म प्रतिज्ञा और आत्म दृढ़ युद्ध के लिए सेना को प्रेरित किया होता। अनिल जी, आपने वैश्विक परिदृश्य का जिक्र किया वर्तमान समय में, और अलग अलग स्थानों पर तनाव है, युद्ध चल रहे हैं, और आपने कहा कि ऐसे में गांधी जी के विचार बहुत प्रासंगिक हैं। एक संकल्प हम लोगों ने लिया है जो है बहुत जल्द जो है देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने का। इस संदर्भ में गांधी जी के और शास्त्री जी के विचार किस तरीके से हमें प्रेरित कर सकते हैं, इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहें? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इस नाते से कि ये एक विकास यात्रा ही है। और जैसे भी चर्चा कर रहे थे 1914 के प्रथम विश्व युद्ध की, तो मैं तो ये मानता हूं कि गांधी जी भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनका जो चरित्र और दृष्टि है उसका निरंतर विकास होता रहा। जहां वो 1914 में जुलूवार के अंदर सैनिकों का वो करते थे, मेडिकली उनको सपोर्ट करते थे, उसी तरह उसके बाद 1942 में हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन वही गांधी जी के नेतृत्व में किया जाता है। तो ये जो बात आपने कही है कि आज जो आजादी के इतने वर्षों बाद और हम आज विकसित भारत की तरफ चल रहे हैं, तो विकसित भारत जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विकसित भारत जो है वो कोई अमेरिका की जीरोक्स कॉपी नहीं होगा। वो हमारे अपने स्वदेशी मॉडल पर विकसित होगा। अगर भारत को विकसित करना है तो उसका मूल आधार स्वदेशी होगी। स्वदेशी होगी मतलब हमारी कृषि अर्थव्यवस्था होगी। ऐसा नहीं होगा कि 5%, 10% कोई लोग हैं और उनके उद्योगों के आधार पर या उनके पैसों के आधार पर भारत ने विकास किया। हमारी भाषा अगर नहीं होगी तो हमारा विकास कैसे होगा? संभव ही नहीं है। अगर कोई एक ऐसा देश है जिसमें सब लोग अपने, अगर हम चीन का उदाहरण लेते हैं कि अपनी भाषा में काम कर रहे हैं और हम एक कॉलोनी की भाषा, एक उपनिवेशवादी भाषा के ऊपर आधारित रहते हैं, तो हमारे लोगों को अपने रोजगार का, अपनी संभावनाओं का अवसर नहीं मिल सकता। तो ये जो बदलाव, चाहे अपनी भाषा का हो, चाहे अपने वेश का हो, चाहे कृषि की हम बात करें, तो ये जो मूल आधार है, ये मूल आधार गांधी जी ने और शास्त्री जी ने हमको दिया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि इतने उनके गुणों की बात हुई शास्त्री जी के, एक बात अभी भी 60 साल बाद भी नैतिकता की जो पराकाष्ठा है वो शास्त्री जी में दिखाई देती है कि रेल एक्सीडेंट हुआ, कहीं पर रेल एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने कहा कि रेल, चूंकि मैं रेल मंत्री हूं इसलिए मैं तो इस्तीफा दूंगा। ये जो गांधी जी से प्राप्त सत्यनिष्ठा का और नैतिकता के जो मानदंड उनको मिले थे, उसके आधार पर जो ये भारत बन रहा है, आज जब हम विकसित भारत की हम बात करते हैं तो वो भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, भारत की जो ज्ञान परंपरा है, यही मूल आधार होगा जो कि हमें विकसित भारत की श्रेणी तक। हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु कैसे करेंगे? उसी विरासत, वही योग है, वही भारतीय संस्कृति है, वही भारतीय संगीत है जो सारी दुनिया को एक तरीके से जोड़ सकता है, दिशा दे सकता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है विकसित राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भर होना बेहद आवश्यक है। और आत्मनिर्भर के केंद्र में जो है, आत्मनिर्भरता के केंद्र में स्वदेशीकरण है, और स्वदेशी के सूत्रधार रहे हैं गांधी जी और स्वदेशी के ही सूत्रधार रहे हैं शास्त्री जी। दोनों को आज नमन करते हैं। आप दोनों ने दोनों जो है विभूतियों से जुड़ी हुई बातें जो है यहाँ साझा की। नीरा जी हमारे साथ जुड़ी रहीं, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।